हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ बताइए, सारे बच्चे बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर बुक का क्वेश्चन नंबर 12 समझ में नहीं आया। गौतम, तो बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर 12 नहीं समझ में आया तो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, ओके। देखो, तो बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात, आज 5 बजे लाइव है जीओसी की। आज 5 बजे लाइव है मेरी जीओसी की, जिसमें क्या पढ़ोगे? ठीक है, जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसी को आगे करेंगे लाइव। कहां पर? यूट्यूब पर। यूट्यूब। पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास 5 बजे लाइव होगी जीओसी की, आप वहां आके लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट का सिलेबस। जो टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है? तो टेस्ट का सिलेबस इस बार मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट है तो उसका सिलेबस हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा और साथ साथ में रेडॉक्स टाइट्रेशन आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, साथ साथ में रेडॉक्स टाइट्रेशन आएगा। क्लियर है? हाँ सर, इसको देखो। हसन, क्या देखना है बेटा बताओ, किसको देखना है? सर वीडियो नहीं आ रहा है बेटा। एक बार आप क्या करो, एक बार आप बाहर जाओ फिर अंदर आओ, है ना। लीव करके बाहर जाओ फिर अंदर आओ, वीडियो आ जाएगा। नेट की कोई प्रॉब्लम होगी या कोई और? बुक अभी नहीं आई है नीतीश। देखो नीतीश, यदि आपकी बुक नहीं आई है तो वेदांतु डैश स्टोर @vedantu.com, इस पर जाके, इस ईमेल आईडी पर जाके आप कंप्लेन रजिस्टर करो। 24 घंटे के अंदर आपके पास फोन आएगा, फिर आप अपनी बात कर लेना। अच्छा ठीक है। नीट एडवांस में क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आया वो लास्ट में आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो। डीपीपी का क्या हुआ? अच्छा हाँ देव, भूल गया यार, आज कराऊंगा, आज कराऊंगा। चलो, अब सब लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। लास्ट लेक्चर का टेस्ट देते हैं। लास्ट लेक्चर का टेस्ट, सब लोग रेडी हो जाएं। लास्ट लेक्चर का टेस्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए, जल्दी बताइए।
सॉरी, आवाज शायद मैंने ऑन नहीं की थी। तो देखो क्या हुआ, गौर से बताता हूं। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन, ट्रू। मैंने आपको पढ़ाया है कि साइज पे डिपेंड करता है ना, ध्यान है। मैंने आपको पढ़ाया है कि साइज पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ाया है। मगर ये नेकेड आयन का साइज है, गैसियस आयन का साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ाया है। नेकेड आयन का साइज है, गैसियस आयन का साइज है। और जो भी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो वो गैसियस आयन पढ़ते हो। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी, ये भी ट्रू है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, ये गलत है। देखो जब आयन पानी में जाता है तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स वो एक हाइड्रेटेड आयन बना लेता है, वाटर को अपने से अट्रैक्ट कर लेता है और वाटर को अट्रैक्ट करके इस तरह का आयन बना लेता है। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस है, वाटर पे माइनस है, प्लस है, दोनों है। वाटर क्या है, पोलर है, तो माइनस प्लस दोनों है। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयन या सॉल्वेशन आयन। जितना ज्यादा बल्की होगा उतनी कम दौड़ लगाएगा, आयन जितना बड़ा होगा उतनी कम दौड़ लगाएगा, इसलिए हाइड्रेटेड आयन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हाइड्रेटेड आयन का साइज, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ गैसियस आयन, साइज ऑफ गैसियस आयन। गैसियस आयन, गैसियस आयन, गैसियस आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड आयन उतना ही बड़ा होगा। गैसियस आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड आयन उतना ही बड़ा होगा। ये देखो, इसी वजह से कंडक्टेंस हाइड्रेटेड आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गैसियस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर बताइए, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, विस्कोसिटी बेटा, विस्कस, जितना ज्यादा विस्कस होगा तो वो उसमें फंसेगा, भाग नहीं पाएगा, उसमें तैर नहीं पाएगा, दौड़ नहीं लगा पाएगा। बताइए बच्चों कौन सही है। मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 विद द यूनिट गिवन इन कॉलम 2। अब इनमें से कौन सा मैच सही है, इनमें से कौन सा मैच सही है। आपको पता है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट होती है ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कापा की यूनिट होती है ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन्स। अब इसमें से देखो कौन सी सही मैच है। फर्स्ट, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट लिखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, गलत। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट लिखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कापा की यूनिट लिखी है साइमन्स, गलत। अब कंडक्टेंस की यूनिट लिखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, गलत। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अब सारे बच्चे बताएं दो में से किसके कितने सही, दो में से किसके कितने सही। हाँ, वेरी गुड।
बहुत सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब पढ़ाने जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होगा। तो गौर समझो, जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब मैंने पढ़ाया है आपको। डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट मतलब वाटर ओनली, या इसी को हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वाटर का एडिशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब जब ऐसा होता है तो जरा देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है, गौर सुनिए। पहला, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस in very large scale due to increasing of number of ions and ionic mobility ionic mobility क्यों इंक्रीज हो रही है? डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस, क्योंकि आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। इन सब पर डिटेल मैंने कल दी थी, इन सभी चीजों पर डिटेल मैंने कल दी थी कि आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो वो अपोजिट चार्ज की ओर तेजी से भगेंगे, है ना। नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है 3 से 4% होता है। भाई यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोगों ने बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1% से लेके 10% के बीच में होता है, बहुत कम होता है। अब सोचो, अब हम जब इसको टेंस टू 0 करेंगे तो ये टेंस टू 100% होगा। 100%। क्यों? जब C की वैल्यू 0 करोगे तो अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू 100% है, इन्फिनाइट नहीं है। जैसे फिजिक्स में जो x होता है, ये केमिस्ट्री मैथ्स में जो x होता है उसकी वैल्यू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट है। तो जब C 0 की ओर अप्रोच करेगा तो अल्फा इंफिनाइट की ओर अप्रोच करेगा। मगर ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 100% है। तो जब C 0 की ओर अप्रोच करेगा तो अल्फा 100% की ओर अप्रोच करेगा। इसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। देखो 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया, है ना। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब C टेंस टू 0। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट
behave as behaves as strong electrolyte, strong electrolyte, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो, इट मींस all electrolyte are strong electrolyte at infinite dilution, strong electrolyte at infinite dilution। भाई इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक वाला स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग वाला तो स्ट्रांग पहले से ही है। इसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक नाम की चीज ही नहीं होती। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जब वीक वाला स्ट्रांग बन गया तो स्ट्रांग वाला तो पहले से स्ट्रांग था। इसका मतलब वहां कैटेगरी नहीं है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कोई वीक नहीं होता है, सब के सब स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो पहले वीक रहे हो चाहे वो पहले स्ट्रांग रहे हो। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, ये नोन कंसंट्रेशन पे है, फाइनाइट कंसंट्रेशन पे, इनफिनाइट कंसंट्रेशन पे सबके सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इन्फिनाइट कंसंट्रेशन नहीं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, है ना, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ही नहीं है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सब के सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि जब C टेंस टू 0 जाएगा तो अल्फा टेंस टू 100% जाएगा, और अल्फा टेंस टू 100% का मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। बात समझ पाए? तो पहला पॉइंट दिमाग में क्या बैठा लोगे? पहला पॉइंट बैठा लोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ता है डाइल्यूशन करने से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आयन दोनों में बराबर बढ़ेगी। यदि मैं, गौर सुनना, यदि देखो 100 आयन यहां पर हैं, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, यदि मैं इस आधे लीटर पानी को इस पूरे कमरे के पानी वाले बॉक्स में डाल दूंगा तो आयन की बीच की डिस्टेंस तो बराबर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंटेनर का साइज दोनों में सेम है। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन ज्यादा थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन बहुत कम थे। वो 10% आयनाइज होता है तो उसको फर्दर 90% आयोनाइज होना है, और वो पहले से 90% 98% आयोनाइज होता है तो उसको सिर्फ 2-3% आयोनाइजेशन का इंपैक्ट आएगा, इसको 90% आयोनाइजेशन का इंपैक्ट आएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंज होता है, ज्यादा बढ़ता है डाइल्यूशन करने से। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखना है? दूसरा पॉइंट दिमाग में यह रखना है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दूसरा पॉइंट दिमाग में क्या रखना है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर सबके सब क्या होते हैं? सबके सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यदि मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं, ये देखो, बताओ, यही क्वेश्चन है क्या? देखें, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं देख लूं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, हाँ ये नहीं, वैसे मैं ये बताऊंगा क्वेश्चन, मगर अभी मैं जो पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं। ये देखो, ये देखिए, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड behaves as a weak electrolyte
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ, बताइए, सब लोग आंसर दो, सभी लोग आंसर दो कि क्या आंसर आएगा। बताओ सब लोग, हाँ, क्या आंसर आएगा बताओ। तो देखो, जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे गए तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम की चीज नहीं पाई जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम की चीज पाई नहीं जाती है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। पक्का? हाँ। अब एक और पॉइंट समझो, एक और पॉइंट समझो। जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाते हो तो आयनों के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक आयन दूसरे आयन को फील ही नहीं कर पाता। गौर समझना, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और क्या होता है वो लिखता हूं, देखो अगला पॉइंट। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, जो आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, ये जीरो हो जाता है। ये देखो, आयनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। ये माना जाता है कि उनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आयनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आयन, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लॉन्ग। दो आयनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स टेंस टू जीरो हो जाता है। मतलब एक आयन दूसरे आयन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। जब एक आयन दूसरे आयन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वो फ्री मूव करेगा। एक आयन दूसरे आयन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है तो वो फ्री मूव करता है, और उस समय उसका कंडक्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। उस समय उसका कंडक्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। क्यों? कंडक्टेंस को रोकने वाला कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जीरो है। अब सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन भी 100% है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? अब सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गए, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि किसी तरह का फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या होता है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, गौर सुनिएगा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, एक बात और समझो। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन इज कांस्टेंट एंड अचीव एंड मैक्स वैल्यू। वो कांस्टेंट होता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, और अपनी कौन सी वैल्यू पर होता है, मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। मतलब अब इसके बाद पानी मिलाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, इसके बाद पानी मिलाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है। मतलब इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब गौर सुनना जो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, गौर सुनना जो अगला पॉइंट लिख रहा हूं।
and does not depend upon nature of parents molecule मतलब वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस मॉलिक्यूल से आया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया था या वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया था। वो इस बात पे अब डिपेंड ही नहीं करता है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी और कांस्टेंट होगी। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट्स मॉलिक्यूल, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि वो आयन का पेरेंट्स मॉलिक्यूल कौन है, वीक या स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक नाम की चीज ही नहीं होती। ये तो फाइनाइट कंसंट्रेशन पे डिफाइन किया गया है कि ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तो सब स्ट्रॉन्ग है, तो उसको पेरेंट्स मॉलिक्यूल से लेना देना ही नहीं है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया था या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, गौर सुनना, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, गौर सुनो, देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, जो किससे आया है? एसिटिक एसिड से आया है। जो किससे आया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, जिसका पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है? एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, जो किससे आया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है, सोडियम एसीटेट से। जबकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मगर पेरेंट्स मॉलिक्यूल का कोई लेना देना नहीं है। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये इन्फिनाइट का साइन है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है और अपनी मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, अपनी मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है। और साथ साथ में पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो पेरेंट्स मॉलिक्यूल का लेना देना ही नहीं है। नीट एडवांस के आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स लगा चुका हूं, आर्यन, वेरी गुड बेटा। यदि आयनिक इक्विलिब्रियम रिडॉक्स तुमने दोनों नीट एडवांस बुक से लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर अभी पढ़ाई पे ध्यान दो आर्यन। क्या ये बातें समझ में आई हैं? ये 4 पॉइंट समझ में आए क्या? पहला इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ेगा इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उसका डिसोसिएशन 3-4% था, अब वो 100% तक पहुंचेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर पहुंचकर आयन का कंडक्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, और वो कंडक्टेंस उस आयन का कांस्टेंट कंडक्टेंस होता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो पेरेंट्स मॉलिक्यूल क्या था, उसका पेरेंट्स मॉलिक्यूल कौन है, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा नीतीश। बात समझ पा रहे हो? अब तुम समझ पा रहे हो तो इसका आंसर दो। अब तुम समझ पा रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब यदि आप लोग समझ पा रहे हो तो इस क्वेश्चन का दो। स्क्रीन क्वालिटी इज वेरी लो, प्लीज इंप्रूव वीडियो क्वालिटी एंड कैमरा क्वालिटी। थैंक यू सर। बेटा बिल्कुल इंप्रूव करेंगे, इस बार जब पैसे दोगे तब करेंगे। एक्चुअल में क्या है ना, इंप्रूव हो जाएगी, उसके लिए 2-3 चीजें करनी है। अब वो करूंगा। इस कमरे का जो पेंट है ना वो वाइट है,
व्हाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, तो इसके पेंट को डार्क कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, तब जाके ये सही आएगा। हाँ, आंसर तो जल्दी से बेटा। अच्छा, अच्छा, ये दोनों सेम हो गए, इसको कट करो, इसको कट करता हूं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन इन 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड 0.1 m सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन x एंड y। द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है और बराबर होता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो किससे आया है। अब ये एसीटेट आयन चाहे एसिटिक एसिड से आया हो, ये एसीटेट आयन चाहे सोडियम एसीटेट से आया हो, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सेम होगी। क्यों? किसी भी आयन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है और कांस्टेंट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोलार चला क्या है। अब बात करते हैं कि कोलार चला क्या है। अब जरा देखो कोलार चला क्या है। तो कोलार्च ने यह बताया, ओके ठीक है, संकल्प करा दूंगा। कोलार्च ने यह बताया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे कल क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के लिए मैंने बताया ऑन सर्कल हक्कल डी बाई, वहां इन गोल्ड लिखा है, उसको डी बाई कर लो, वो साइंटिस्ट डी बाई था। ऑन सर्गर, हक्कल और डी बाई ने इक्वेशन दी थी लैम्डा एम वी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। तो वो क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला, उसकी इक्वेशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, उसका कोई कॉन्सेप्ट, उसका कोई फार्मूला, वो बताया कोलार्च ने। कोलार्च ने कहा, कोलार्च लॉ को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। कोलार्च ने बताया, देखो कोलार्च ने क्या बताया, अब मैं बता रहा हूं उनका लॉ। कोलार्च लॉ क्या है, ये देखो, अब मैं कोलार्च लॉ बता रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। यस, अब देखो कोलार्च लॉ आपको लिख के दे रहा हूं, ये कॉपी हो गया, इसको इधर लाया, अब इसको इधर से रफ कर देता हूं। ये सब लिखा हुआ है, परेशान मत होना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, परेशान मत होइएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा लिखा हुआ है। अब देखो कोलार्च लॉ क्या है। कोलार्च ने बताया, गौर सुनिएगा, देखिए कंडक्टेंस, गौर सुनो, कंडक्टेंस ऑफ molecules at infinite dilution, कंडक्टेंस नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वो बता चुके हैं, तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीखना है ना, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीखना है। कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वैसे ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे लग जाएगा, क्योंकि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे सब के सब स्ट्रांग होते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे लग जाएगा, क्योंकि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे सब के सब स्ट्रांग होते हैं। कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट infinite dilution is equal to sum of conductance of their
देयर constituents ion at infinite dilution, infinite dilution. Conductance of molecule at infinite dilution is equal to sum of conductance of their constituents ion at infinite dilution. Due to, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कह सकते हो, ड्यू टू independent migration of ions at infinite dilution. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करता है, किसी आयन का किसी आयन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता है ड्यू टू इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्यों, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किसी आयन का किसी आयन से कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री मूव कर रहा है। क्यों फ्री मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि पानी क्या हो गया है, बहुत इन्फिनाइट हो गया है, तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया। ये देखो, अब ये कैसे काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा सारे बच्चे गौर से समझेंगे इसको। सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है AXBY, और ये बेटा पानी में जाके ऐसे ब्रेक होता है, A की पावर, A कितने हैं X, B कितने हैं Y। तो देखो A कितने हैं X, इसके ऊपर पावर क्या आएगी जो B के नीचे है, B कितने हैं Y, इसके ऊपर पावर क्या आएगी जो A के नीचे है। ये देखिए, अब इसका यदि आप मोलर कंडक्टेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखा जाता है, जरा देखो। ये देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल AXBY क्या लिखोगे, गौर से देखो, उसके नीचे कितना लिखा है x इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन, और B के नीचे कितना लिखा है Y, उसके नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। ये देखिए ऐसे लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY मॉलिक्यूल, उसके नंबर कितने नंबर है X के, X, उसको आप यहां से निकाल लिया करो, X इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। मोलर कंडक्टेंस ऐसा लिखा जाएगा। अब यही मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता तो कैसे लिखा जाएगा, गौर से सारे बच्चे ध्यान देंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे लिखा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A आयन, इसमें नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, देख लो, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B आयन। क्यों, आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो हमेशा आपस में बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर है जो आपस में हमेशा बराबर होता है। तो आप इस बात पे जरा फोकस रखना कि मोलर कंडक्टेंस लिखने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने का तरीका क्या है। मोलर कंडक्टेंस में आयन के नंबर का मल्टीप्लाई होता है, A कितने हैं X इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन, B कितने हैं Y, तो Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन के नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, चेक करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन के नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, डायरेक्ट सम होता है। ये देखिए, कहीं पर भी आयन के नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, देख लो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, मैंने कहा एल्युमिनियम सल्फेट है। अब एल्युमिनियम सल्फेट के लिए लिखो तो कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू,
आप क्या लिख रहे हो, मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हो। तो जब मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हो तो आयन का नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये देखो, क्यों, सल्फेट आयन कितने, 3। अब यदि इसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख रहे होते, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम सल्फेट, तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अब इसमें नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब इसमें नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, चेक कर लो। अब मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जाते कैसे हैं, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जाते कैसे हैं, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, ये फार्मूले से। मान लो मोलर कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बनाना है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, मोलर कंडक्टेंस बनाना है, तो इस फार्मूले से एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं। और ये फार्मूला लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मोलर कंडक्टेंस जब निकालोगे तो आयन का मल्टीप्लाई होगा, बार बार ध्यान दिला रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालोगे तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा इसका एग्जाम्पल करके देखो, एग्जाम्पल करके देखो जरा, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। देखो मोलर कंडक्टेंस, कौन सा कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन 120 और 80 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इनवर्स होता ही नहीं है, गलत लिखा, हाँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोलर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे एल्युमिनियम सल्फेट का, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एल्युमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, 120, और सल्फेट आयन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है, 80। तो 240 प्लस 240, 8 त्रिक 24 होता है ना, आया 480 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखो आंसर 480। सब लोग आंसर बताओ जल्दी जल्दी, सभी बच्चे आंसर बताएं। अरे भाई सभी बच्चे आंसर बताओ, क्या आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कैसे किया, यस। अब जब तुम समझ पा रहे हो तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, अच्छे से समझना क्या लिखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन। वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। करिए आंसर बताइए, वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ है। अब देखना आंसर क्या आएगा। बताओ आंसर, बताओ, सब लोग आंसर बताओ। अब वो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन 120 और 80 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरह से लिखा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने में आयन का मल्टीप्लाई नहीं आता है,
तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। ये देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं इसको एक बार कॉपी भी कर लेता हूं, क्यों, मैं इस क्वेश्चन को भी फिर पूछूंगा। अब इसकी वैल्यू लिख लो। ओ सॉरी, एक मिनट रुकना यार बच्चों। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 120 80, कितना आया 200, क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आंसर देखो 200 आया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई किस में होता है किस में नहीं। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने फिर पूछा, यही क्वेश्चन मैंने फिर पूछा आपसे, यही क्वेश्चन मैंने फिर पूछा, बस मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं बस थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, मैं बस जरा सा चेंज करना चाहता हूं। अब बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन सल्फेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन 120 80 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। इंफॉर्मेशन दी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, पूछ रहा हूं मोलर कंडक्टेंस। इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, और मैंने पूछा है मोलर कंडक्टेंस। तो अब आप क्या करो, अब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो। आप क्या करो, डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो एल्युमिनियम सल्फेट का। एल्युमिनियम सल्फेट का आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला, कैसे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। तो ये आया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या आया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसको मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर लो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, n फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस निकालो, तो मैंने पहले इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लिया, अब मैं इसको मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब n फैक्टर ऑफ सॉल्ट कितना होगा, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट कितना होगा, सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज होता है और 3 सल्फेट है 6, एक सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज 3 सल्फेट है 6, और इसकी वैल्यू कितनी है 200, तो कितना आ गया 800, नहीं 6 दूनी 12 कितना होता है 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखो है आंसर कितना हुआ, ये देखिए। अब इसका आंसर चेंज कर देता हूं, ये देखो आंसर मैच कराने के लिए यहां पे 1 कर दो, यहां पे 1 कर दो, आंसर मैच हो गया आपका। ये देखो, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, बात समझ पा रहे हो। एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जैसे मैंने ये पूछे। अब गौर से समझो, अब गौर से समझो, एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया था, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए
देखो ये है मोलर कंडक्टेंस एट वी डाइल्यूशन और ये है अंडर रूट सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था यदि आपको याद हो, मगर इसका ग्राफ जो होता है कर्व की तरह होता है ऐसे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। किसी ने कहा वाई एक्सपोनेंशियली क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि अल्फा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। ये देखो स्क्वायर करो, ये देखिए, ये देखिए अल्फा स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है ऐसे। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप होता है। ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई इक्वेशन नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद निगेटिव स्लोप, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है ऐसे। और जबकि ये देखो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। यदि इनिशियल पॉइंट और मेन पॉइंट में चेंज देखो, इसके देखो इनिशियल पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, चेंज देखो कितना आया है, चेंज इतना सा आया है मोलर कंडक्टेंस का। अब इसका इनिशियल ये है, एंड ये है, अब चेंज देखो, चेंज देखो कितना ज्यादा आया है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज ज्यादा आया है। क्यों ज्यादा आया है? क्योंकि उसका अल्फा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक्सपोनेंशियल टाइप का होता है, कर्व टाइप का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। दिमाग में याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व फॉर्म, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व फॉर्म, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई मेंस में आया है, 2021 में आया है शायद, जहां तक मुझे याद है। बताओ ये क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्स इन इक्वल सॉल्यूशन शो इन द गिवन फिगर। ये मोलर कंडक्टेंस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अंडर रूट सी। अब वो पूछ रहा है द इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज NaCl। अब ये ग्राफ किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? सारे बच्चे बताएं। ये जो ग्राफ बना हुआ है वो आपके हिसाब से वीक इलेक्ट्रोलाइट का है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? तो ये तो कर्व फॉर्म में है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। तो जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है तो जो एक्स होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड है, वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ होगा, इसका मतलब ये इसका ग्राफ होगा। ये देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेई का है, ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेई का है। अब ये क्या है? उस क्वेश्चन का बड़ा भाई हो गया जेई। ये क्या है? उस क्वेश्चन का बड़ा भाई, थोड़ा और टफ हो गया। ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेई का है। अब वो पूछ रहा है एक ग्राफ प्लॉटेड है, ए ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टेंस वेरियस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। अब इनमें से कौन क्या है पहचानना है। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, थर्ड। तो थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये गलत हो गया, थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ये। या तो आंसर ये है या ये है। अब सही आंसर कौन है? अब देखो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, देखो आप ये स्ट्रेट लाइन डाली आपने, अब आप देखो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का कंडक्टेंस इतना है, थर्ड वाले का कंडक्टेंस यहां से लेके यहां तक है। तो सेकंड वाले का कंडक्टेंस कम है, फर्स्ट वाले का ज्यादा है। अब आप इनके कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ, इनके कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं कल। इन दोनों के कंडक्टेंस में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, HCl का। किसी भी कैटायन का कंडक्टेंस H आयन के कंडक्टेंस से कम होता है, H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन के कंडक्टेंस से ज्यादा होता है। इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ, ये ग्राफ HCl का होगा, ये ग्राफ NaCl का होगा। क्यों? क्योंकि HCl का कंडक्टेंस ज्यादा है ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट, ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट लाइन किसकी है, HCl की है, और सेकेंड लाइन किसकी है, NaCl की है, NaCl की। अब इससे ज्यादा और एडवांस फॉर्म का क्वेश्चन ये है, दोनों IIT के क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टफ है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। बात समझ पाए सब लोग, बात समझ पाए? अच्छा, अब समझ गए हो तो आगे बढ़ाते हैं, अभी खत्म नहीं है, अभी खत्म नहीं है। देखो मैं खूब क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मस्ती से पढ़ेंगे। यदि हमें कहीं टाइम की जरूरत पड़ेगी तो या तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे या क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मगर किसी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पूरी थ्योरी मिलेगी, खूब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यदि मान लो टाइम कम पड़ेगा कि नहीं यार सिलेबस स्लो हो रहा है, तो या तो मैं क्लास के घंटे बढ़ा दूंगा या बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मगर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मगर एक बात ध्यान रखना, ये सब कुछ रिजल्ट में तभी कन्वर्ट होगा, चाहे वो मेरी मेहनत हो चाहे वो आपकी मेहनत हो, जब आप खूब तेजी से घर में भी प्रैक्टिस करोगे, आप खूब तेजी से घर में भी मेहनत करोगे। मैं सब बच्चों को बोल चुका हूं कि नीट एडवांस बुक सारे बच्चे लगाएं। हो सकता है कि आप लोग सोचते हो कि यार सर मतलब उसके लिए कह रहे हैं, वो क्या होता है, बेचने के लिए कह रहे हैं, ये भी हो सकता है, सोच सकते हो, मगर इस बुक के क्वेश्चन अल्टीमेट है। यदि आप 2 से 3 बार ये बुक लगा लेते हो तो आपका एक अलग लेवल हो जाएगा। क्योंकि यदि मैंने मान लो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने शायद 80 क्वेश्चन दिए हैं, 80 से 100 क्वेश्चन है। यदि मैंने 80 क्वेश्चन दिए हैं तो वो 80 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, 80 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चन पढ़े हो या 10 क्वेश्चन पढ़े हो या 50 क्वेश्चन पढ़े हो। एक कॉन्सेप्ट से पे ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, नहीं तो हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, आप पूरा चैप्टर मिनिमम क्वेश्चन में रिवाइज कर लोगे, मतलब हर कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, हर कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, और साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे खासे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं एक बार लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2 बार लगाने की बात कर रहा हूं, जैसे हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाए। अब जो मैंने क्वेश्चन कराया है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, इसमें भी मैंने डाला होगा, मैंने बस इसमें क्या है सेकंड वाला डाला होगा, वाला नहीं डाला होगा, इसमें भी मैंने डाला होगा IIT वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे थे, जो अच्छे थे, ये देखो मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चन जरूर डाला होगा, मगर मैंने दूसरा डाला, ये चेक करो, ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो देखो मैंने यहां डाला है, ये देखो इस क्वेश्चन में। अब पता नहीं वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखो वो एक अलग बात है कि ठीक है यार सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मगर इन बुकों के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक तो बहुत मोटी नहीं है, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, उसके लिमिट में।
और ये जो 80, 90, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में है, ये यूनिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन है और फिर किसी कॉन्सेप्ट पे एक है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे एक है, या क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, नए नए तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे है कि जैसे आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ सके। तो इसी वजह से मैं एक बार लगाने को नहीं कहता हूं, 2 बार लगाने को कहता हूं, कि कम से कम 2 बार लगा लोगे तो तुम्हारे दिमाग में हर तरह के कॉन्सेप्ट को डील करने की क्षमता आ जाएगी। और जब तुम्हारे दिमाग में हर तरह के कॉन्सेप्ट को डील करने की क्षमता आ जाएगी तो तुम वहां पे फास्ट क्वेश्चन निकाल पाओगे। तुम क्या समझते हो कि सर्वेश दीक्षित कोई टैलेंटेड इंसान है? क्या समझते हो कि एसीपी सर कोई टैलेंटेड इंसान है, तरुण सर कोई टैलेंटेड इंसान है, एमडी सर कोई टैलेंटेड इंसान है, या बाकी टीचर कोई टैलेंटेड इंसान है? नहीं नहीं नहीं। इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, इन सब लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है, या इन सब लोगों ने सब्जेक्ट को इतना जिया है, पढ़ा है, जिसकी वजह से ये चीजों को इजी कर पाते हैं। टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड कोई नहीं होता है। तो जब आप इतनी मेहनत करोगे, आप इतना करोगे तो आप कर पाओगे। आप में ज्यादा क्षमताएं हैं, आप में ज्यादा क्षमताएं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा दिमाग थोड़ा स्लो होता है, तेज से नहीं भागता है। अब मैं केमिस्ट्री जानता हूं, फिजिक्स नहीं जानता, जूलॉजी नहीं जानता, बॉटनी नहीं जानता, मैथ नहीं जानता, जबकि मैंने मैथ्स और फिजिक्स 12th की पढ़ाई है 1 साल, 2 साल मैंने 12th की मैथ्स भी पढ़ाई है, 12th की फिजिक्स भी पढ़ाई है, मगर मुझे याद नहीं है क्योंकि उसको हो गए हैं 21-22 साल और बहुत ज्यादा हो गए। बिल्कुल। और बायो तो मुझे 9 से ही नहीं आती थी, मतलब बायो तो मुझे 9 से ही नहीं आती थी। तो आप जरा समझो इस बात को, आप इसको जरूर करिए। अच्छा चलो, मैं भावनाओं में आ गया, मैं पढ़ाने जा रहा था कुछ। हाँ, अब जरा देखो बच्चों, अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, infinite dilution when अच्छा चलो इधर ऐसे लिखते हैं तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इनफिनाइट डाइल्यूशन निकालने का दूसरा तरीका आपको बताता हूं, गौर समझो, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। जैसे देखो, आपको मैंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl ये गिवन है, x1 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट आपको गिवन है, कितना गिवन है? x2 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस ऑफ, देखते जाओ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl ये भी गिवन है, ये देखो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड बताओ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड बताओ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब ऐसी सिचुएशन को कैसे करोगे? अब गौर समझिएगा, सारे बच्चे गौर से ध्यान देंगे, सभी बच्चे गौर से ध्यान देंगे। देखो, बिल्कुल इसको मैथ की तरह लो, फिर से कॉन्सेप्ट समझना, बिल्कुल इसको मैथ की तरह लो, जैसे मैथ सॉल्व करते हो ना, बस वही सॉल्व करो। क्या? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया होने का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया होने का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl आयन इक्वल टू x1। किसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस क्या है? उसके आयनों का, उसके आयनों के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर। तो कैसे लिखोगे? 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl आयन का सम किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है? x1। अब इसको लिखो,
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की वैल्यू दी है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सीएल आयन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आयन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों आयनों के सम की वैल्यू निकालनी है। भाई इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इसका मोलर कंडक्टेंस यही तो होगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आयन। आप ये वैल्यू निकालो या इन दोनों का सम निकालो, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप इन दोनों का सम निकाल दो या इसकी वैल्यू निकाल दो, बात तो एक ही है। बताओ, अरे प्रभु बात समझ पाए? या तो इन दोनों का सम निकाल दो या ये निकाल दो, एक ही चीज है। क्यों? ये दोनों आपस में बराबर है ना। अब हमें चाहिए क्या? एसीटेट आयन, और हमें चाहिए क्या? एच आयन। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करो, आप कुछ भी करो, मैथ्स के जो भी रूल आते हैं, देखो मैथ्स की तरह सॉल्व करना मैंने 3 चैप्टर में पढ़ाया है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं। जब थर्मोडायनेमिक्स थी तब मैंने बताया था थर्मोकेमिस्ट्री कैसे सॉल्व करोगे। जब केमिकल इक्विलिब्रियम आया तब मैंने बताया, क्यों? 3 रिएक्शन है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं, फाइनल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो मैंने कहा कैसे सॉल्व करोगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर बता रहा हूं, आप बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो, जो समझ में आए करो, बस हमें ये इक्वेशन चाहिए। जो समझ में आता है करो, हमें ये इक्वेशन चाहिए। तो देखो आपको क्या चाहिए? एसीटेट आयन। आपको क्या चाहिए? एच आयन। साइन कैसा है? प्लस। एसीटेट आयन इसके पास है, एच आयन इसके पास है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 3। तो जब 2 + 3 करोगे तो ये एक्स्ट्रा आ गया और ये एक्स्ट्रा आ गया। क्यों? हमें तो सिर्फ एसीटेट आयन एच आयन चाहिए, ये दोनों तो चाहिए ही नहीं। तो आप क्या करो? 1 को माइनस कर दो। तो जब 1 को माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ा तो एसीटेट आयन मिल गया, एच आयन मिल गया, मगर साथ में ये भी आ गए और ये हमें चाहिए नहीं। तो मैंने क्या किया? 1 को माइनस कर दिया, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यही चीज आप क्या करो? यही चीज यहां कर दो। तो यहां क्या किया आपने? 2 और 3 को जोड़ा है और 1 को माइनस किया है, ये आंसर आ गया। 2 और 3 को जोड़ा है और 1 को माइनस किया, ये आंसर आ गया। समझ पाए हो? मैंने एकदम डायरेक्ट कर दिया है, रोना धोना तो नहीं मचा है। रोना धोना मचा है तो कर लो, 2 और 3 को जोड़ लो। चलो पहली बार है, मैं कर देता हूं, पहली बार है मैं कर देता हूं। 2 और 3 को मैंने जोड़ दिया, ये देखो 2 और ये देखो 3, 2 और 3 को जोड़ दिया, ये देखो, और फिर 1 को माइनस कर दिया, ये देखो 1 को माइनस कर दिया। अब फिर जोड़, तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो हमारा फाइनल क्या बचा? और यही हमें लाना था, तुमने जोड़ा है ना माइनस करके, ये देखो है। तो अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर मैं ये भी नहीं करूंगा। अब मैं देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूंगा। अभी तो मैं करके दिखा रहा था, अब मैं ये भी नहीं करूंगा। देखो मुझे क्या चाहिए? एसीटेट आयन। मुझे क्या चाहिए? एच आयन। मुझे एसीटेट आयन चाहिए, एच आयन। एसीटेट आयन इसके पास है, एच आयन इसके पास है, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, जब इधर जुड़ा तो एसीटेट आयन आ गया, एच आयन आ गया, मगर ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। इसके पास ये दोनों आयन है, ये एक्स्ट्रा हुआ, इससे कट जाएगा, ये एक्स्ट्रा हुआ, इससे कट जाएगा, तो इसको माइनस कर दिया, बस आंसर आ गया। इसको माइनस कर दिया, बस आंसर आ गया। अब क्या बचा? एसीटेट आयन, एच आयन। एसीटेट आयन, एच आयन,
हमें एच आयन चाहिए था, एसीटेट आयन चाहिए था, इसलिए इन दोनों को जोड़ा। जब जोड़ा तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, इससे माइनस कर दिया। अब देखो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, जैसे आपकी दिमाग की बत्ती अच्छे से जल जाए। देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 आपको दिया है X1। मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 आपको दिया है X2। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl आपको दिया है X3। अब मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 पूछ रहा हूं, BaSO4 पूछ रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग भी डायरेक्ट करो। देखो हमें किसका चाहिए, BaSO4 का, तो Ba चाहिए और सल्फेट चाहिए। BaSO4 का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। तो Ba आयन कहां है, इसके पास है, सल्फेट आयन कहां है, इसके पास है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 2 H आयन ज्यादा हो गए और 2 Cl आयन ज्यादा हो गए। क्यों, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेरियम आयन, मिल गया। हमें चाहिए सल्फेट आयन, मिल गया। मगर 2 Cl आयन ज्यादा आ गए, 2 H आयन ज्यादा आ गए, ये देखो इसके पास है। मगर 2 H आयन के लिए 2 H आयन चाहिए, 2 Cl आयन के लिए 2 Cl आयन चाहिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 H आयन हो गया, 2 Cl आयन हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आ गया। तो वैल्यू क्या आई, X1 प्लस X2 माइनस 2X3, X1 प्लस X2 माइनस 2X3, आंसर आ गया। अच्छा यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो, यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो, देखो गौर से सुनिएगा, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 X1, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 X2, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl X3, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। बताओ, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन का मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए, बेरियम आयन, ये इसके पास है। हमें क्या चाहिए, सल्फेट आयन, इसके पास है, जोड़ दिया। जब जोड़ा तो यहां पे 2 Cl नहीं आए, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में आयन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसे लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl आयन, और ये ऐसे लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H आयन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन, ऐसे। तो ये देखो यहां 2 नहीं आए हैं, 1 आया है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो अब आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डायरेक्ट माइनस करना है। माइनस कर देंगे तो H आयन से कैंसिल हो गया, Cl आयन से कैंसिल हो गया, बस ये बचा, ये देखो। तो ध्यान रखिएगा, जोश में मत रहिएगा, देख लेना मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, दिया क्या है, दिया क्या है। ऐसा ना हो कि जोश में भागे चले जा रहे हो, जोश में भागे चले जा रहे हो। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू। अब देखो हमें NH4OH चाहिए, तो अमोनियम आयन चाहिए, OH आयन चाहिए, ऊपर से किसमें, प्लस में। तो अमोनियम आयन यहां मिल गया, OH आयन यहां मिला नहीं, प्लस में चाहिए, माइनस में थोड़ी चाहिए, तो ये गलत लिखा है।
OH आयन प्लस में चाहिए, अमोनियम आयन प्लस में चाहिए, माइनस में लिखा है, गलत हो गया। अमोनियम आयन मिल गया, OH आयन गलत है, अमोनियम आयन प्लस OH आयन होगा। यदि अमोनियम OH डायरेक्ट यहां लिखा है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसी का तो पूछ रहा है। अमोनियम आयन यहां मिल गया, OH आयन यहां मिल गया। अब बचा क्या, Cl आयन और Na आयन, माइनस कर दिया तो Na आयन से आयन कट गया, Cl आयन से Cl आयन कट गया, तो ये आंसर है, ये आंसर है ना, ये आंसर है। बात समझ पाए कैसे किया भाई? हमें क्या चाहिए, अमोनियम आयन चाहिए, इसके पास है, OH आयन चाहिए, इसके पास है, Cl, Na बढ़ गया, Cl बढ़ गया, माइनस लगा है, Na और Cl कट गए। ये वाला क्यों गलत है, ये हो गया NH4OH। अब ये कटेगा कैसे, ये कटेगा कैसे, Cl से Cl कट गया, अब बाकी क्या है, दो अमोनियम आयन, एक OH आयन और एक H आयन, ऐसा कंडक्टेंस थोड़ी बनना है। अब ये देखो, ये करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl और प्रोपेन, सोडियम प्रोपेनोएट, sodium propionate at infinite dilution this the equivalent conductance of propanoic acid। हमें क्या चाहिए, प्रोपेनेट आयन इसके पास है, हमें क्या चाहिए, H आयन इसके पास है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, भाई प्रोपेनेट आयन इसके पास है, H आयन इसके पास है, इन दोनों को जोड़ दिया। अब क्या आ गया, सोडियम आयन ज्यादा आ गया, Cl आयन ज्यादा आ गया, इससे माइनस कर दो, माइनस करने से ये कट जाएंगे, तो माइनस कर दो 126 दशमलव, अब देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, देखो इसको इससे माइनस कर दो सीधे सीधे, तो ये 300 हो गया, तो ये 390 के आसपास आ रहा होगा, 390 के आसपास जो वैल्यू आ रही है वही आंसर है ना। बात समझ पाए कैसे किया, देखो यार ये 126, इससे 126 हटाओ तो 300 बच रहा है, और ये 126 ही तो लिखा है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नीट में आया है मगर ये गलत आया है, या तो बहुत पुराना क्वेश्चन है नीट का, नीट PYQ है, मगर क्या है, या तो छपने में किसी बुक में छपा गलत है या पेपर में गलत आ गया। क्यों, क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं करेगा, पूछा कुछ गया है, आंसर कुछ दिए हैं। या तो ये नीट के पेपर में क्या हुआ है कि नीट के पेपर में गलत आंसर क्वेश्चन आ गया, या किसी ने छापने में गलती कर दी है जिसकी वजह से मैक्सिमम बुकों में ये गलत छपा है, और PYQ होने की वजह से सब लोग इसका आंसर मैच कर देते हैं, जो बुक में आंसर लगा वही आंसर मैच कर देते हैं, जबकि ये लगेगा कैसे, आप देखो, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन एंड Cl आयन, ये देखो, और यूनिट भी दी है, ये देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट दी है, देख लो आप, रिस्पेक्टिवली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम क्लोराइड पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई आयन का नहीं होगा, डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो जब इनको डायरेक्ट जोड़ते हो तो शायद आंसर मैच नहीं करता है। देखना आप, जहां तक मुझे याद है 9 1 10 और 3, 203 आंसर है, यस ये आंसर। मगर बुक में, मतलब कोई भी PYQ की बुक देखना या किसी भी बुक को देखना जिसमें ये क्वेश्चन पड़ा है, उन लोगों ने शायद आंसर ये टिक कर रखा है, शायद जहां तक मुझे याद है। वो कैसे टिक कर रखा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, बेरियम आयन और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे ऐसे। अब देखो क्या है, मगर ये तो मोलर कंडक्टेंस के लिए होता है, 14 1 15, ये देखो, और उन्होंने ये आंसर टिक कर रखा है, ये रॉन्ग है, ये तो मोलर कंडक्टेंस के लिए होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए थोड़ी होता है, ये मोलर कंडक्टेंस के लिए होता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा,
2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये कहीं पर गलत दिया है, बुकों में, कई बुकों में गलत दिया है, ठीक है। अब पीवाईक्यू होने की वजह से लोग क्या है, मतलब डरते हैं। तो या तो उस समय, जिस जमाने में ये पूछा गया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिख के आ गई, या आंसर की गलत आ गई, आंसर की गलत आ गई। अब वो आ गई तो चली जा रही है, या कुछ और है, घटना कुछ भी हो, मुझे अभी याद नहीं क्योंकि बहुत पुराना है। ये देखो, अब जरा देखो यार बच्चों, अब इसकी बात करते हैं, डरना नहीं। अब हम इसकी बात करते हैं, सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब बस छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, सीएचडी मैं लिख दूंगा, यदि क्लास ओवर भी हो जाएगी तब भी आपको सीएचडी लिखा मिलेगा, मैं लिख के छोड़ दूंगा, है ना, मतलब लिख के पीपीटी में दे दूंगा। यदि क्लास ओवर भी हो गई तब भी आपको सीएचडी लिखा हुआ मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, यदि किसी को याद हो। याद है बच्चों किसी को? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है जरा बताओ, मैंने पढ़ाया है, याद हो तो। क्या होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब? वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। जिनकी सॉल्बिलिटी ना के बराबर होती है उनको स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी की वैल्यू, सॉल्बिलिटी इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर। यदि सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर दी है तो इसका मतलब वो मोलरिटी के बराबर है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। मतलब सॉल्बिलिटी इक्वल टू है मोलरिटी, मगर ये सॉल्बिलिटी कौन सी है? मोल पर लीटर वाली सॉल्बिलिटी है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला लिखा है, गौर से देखो, ये जो फार्मूला लिखा है, ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्बिलिटी के टर्म में, इसको आप सॉल्बिलिटी के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, वेयर एस क्या है? सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट। एस क्या है? सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट या मॉलिक्यूल, जो भी है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट या मॉलिक्यूल। तो आप m को s से रिप्लेस कर सकते हो, मगर ये ध्यान रखना इस सॉल्बिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर है। इस सॉल्बिलिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी को यदि ग्राम पर लीटर की सॉल्बिलिटी में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखोगे? देखो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है जिनकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट जो होती है वो मोल पर लीटर। यदि सॉल्ट की सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर में कैलकुलेट कर रहे हो तो यही तो मोलरिटी होती है, मोलरिटी भी तो मोल पर लीटर ही है। और मोलरिटी भी किसकी निकालते हो? सॉल्युबल पार्ट की निकालते हो ना, इनसॉल्युबल पार्ट की मोलरिटी थोड़ी आती है। क्यों? डेफिनेशन क्या है? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो ये सॉल्बिलिटी जो है वही मोलरिटी है, यदि सॉल्बिलिटी वैल्यू मोल पर लीटर में है तो इसलिए मोलरिटी की जगह मैंने सॉल्बिलिटी लिख दिया। अब ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी को मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो ये ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी है, तो यदि आप मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी किसमें चली जाएगी? ग्राम पर लीटर में। अब ये देखो मोल पर लीटर है, अब मोल को ग्राम कैसे बनाओगे बताओ जरा? मोल को मास कैसे बनाया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके।
मोल को मास कैसे बनाया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके। है, मोल को मास कैसे बनाया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके। अब ये देखो, देखो मैं आपको लिख देता हूं, इस कॉन्सेप्ट पर नीट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। देखो, इस कॉन्सेप्ट पर नीट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो बस आप एक या दो ही क्वेश्चन करो, ज्यादा नहीं। मान लो आ जाए तो तुम कर पाओ। ये जेई में आया है, नीट में नहीं आया है। नीट में नहीं आया है, जेई में आया है, मगर आ सकता है क्योंकि सॉल्बिलिटी भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है और कंडक्टेंस भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट या सारी थ्योरी एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस में है, बस क्वेश्चन नहीं आया है। तो ध्यान रखना, आ भी सकता है। मैं लिख इसलिए रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको 10-12 नहीं करने, बस 1-2 करने हैं और बार बार रिवाइज करने हैं। अब देखो क्वेश्चन करता हूं, लेंदी होते हैं थोड़े, मगर आप कर लोगे। देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉल्ट है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, मतलब कापा दिया है, आपको कापा गिवन है। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन का कंडक्टेंस दिया है, बेरियम आयन का कंडक्टेंस दिया है, कितना? एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। द सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन, देखो ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, इज। तो आप क्या करो, आप निकाल दो सॉल्बिलिटी किसमें? मोल पर लीटर में। कैसे? इस फार्मूले से। ये देखो, अब सिल्वर ब्रोमाइड की सॉल्बिलिटी निकालो, तो सिल्वर ब्रोमाइड का मोलर कंडक्टेंस रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने लिखा, आपको मोलर कंडक्टेंस कैसे मिलेगा? इन दोनों का सम करके। मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस उनके आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है ड्यू टू पोलर चला। तो इसका कंडक्टेंस कितना आया? मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgCl AgBr at infinite dilution, कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन, कंडक्टेंस ऑफ Br आयन, कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन, कंडक्टेंस ऑफ Br आयन। तो ये वैल्यू आ गई। कापा की वैल्यू कापा है, 10 की पावर 3 की वैल्यू 10 की पावर 3 है, तो सॉल्बिलिटी निकल आई। तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या आ गई? कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन x प्लस वाई। अब ये जो सॉल्बिलिटी आई है ये मोल पर लीटर में आई है, सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर बनाओ। तो मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी को ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी बनाने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 188। ये देखो, ये जो सॉल्बिलिटी आई है ये मोल पर लीटर में आई है, और इसको ग्राम पर लीटर बनाने के लिए मैंने क्या किया? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। अब देखो आंसर कहां है? कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 इंटू 188 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अभी तक आया नहीं है मगर आ सकता है, क्योंकि देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन है सिंपल है, देखो अब वो तो मैंने फार्मूला 3 बार लिख दिया है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, कंडक्टेंस पोर्शन पूरा खत्म। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, जरा समझो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
मतलब अल्फा। कंडक्टेंस के टर्म में अल्फा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। देखो गौर से देखिए, कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, फाइनाइट कंसंट्रेशन मतलब लैम्डा एम वी, उसी मालिक्यूल का कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्डा एम इन्फिनाइट, इसका रेशियो अल्फा होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो फार्मूला क्या है, गौर से देखो, आप जो भी कंडक्टेंस रखोगे सेम रखोगे। जिस मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस आप ऊपर रख रहे हो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट वी डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट वी डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आप चाहे जो लिखो, कापा एट वी डाइल्यूशन, कापा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला ये है, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। जिस मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस ऊपर रखोगे उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस नीचे रखोगे। बस ये क्या होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे होगा, ये क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन पे होगा, ये क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन पे होगा, ये क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन पे होगा, ये क्या होगा, उसी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे होगा, ये नॉन कंसंट्रेशन पे होगा, नॉन कंसंट्रेशन पे, और ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे होगा। और इनके रेशियो को बोला जाता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनके रेशियो को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये देखो, इनके रेशियो को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन है या नहीं, मैं अभी देख के बताता हूं, नहीं तो मैं अलग से कराऊंगा। पूछा क्या गया, जरा देखना इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस, अब पढ़ो इसको, अब आप लोग पढ़ो इसको। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर इक्वल सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना। किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस दिया है, किसी कंसंट्रेशन पे दिया है तो लैम्डा एम वी, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज इतना। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उसी का मोलर कंडक्टेंस दिया है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, तो अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो किसी कंसंट्रेशन पे उसकी वैल्यू कितनी है, 9.54, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उसकी वैल्यू कितनी है, 238। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई। मोलर कंडक्टेंस एट वी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब इसको करके देख लो कितना आएगा, कितना आएगा। अब देखो 954 डिवाइडेड बाई 238, तो ये 4% आ रहा है अप्रॉक्स। ये देखो, ये देखिए, है ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे तगड़ा क्वेश्चन आएगा। ये देखो, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaCl HCl NaA। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मगर इसको मैंने शायद मॉडिफाई भी थोड़ा किया है। IIT में लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने इसको थोड़ा सा शायद चेंज किया जितना मुझे याद है। अब मैं देखता हूं, लंबा चौड़ा हुआ तो मतलब चेंज नहीं किया है, और लंबा चौड़ा ना हुआ तो चेंज किया है।
मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl और Na आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। इफ द कंडक्टिविटी मतलब कापा, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, देखो कंसंट्रेशन दिया है, इज इतना, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, नहीं चेंज किया है, ऐसे ही आया था। तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका पूछ रहा है? HA का। तो क्या रखोगे? मोलर कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन ऑफ HA और मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HA। अब देखो ये क्वेश्चन टफ क्यों है? क्योंकि भाई ने कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ये जेई का क्वेश्चन है और मैंने चेंज नहीं किया है, पूरा टफ है, दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या आपको किसी नॉन कंसंट्रेशन पे HA का मोलर कंडक्टेंस दिया है? चेक करो, कंडक्टिविटी दी है, नहीं दिया। क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HA का मोलर कंडक्टेंस दिया है? नहीं दिया। फार्मूला तो ये होता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हो उसी का मोलर कंडक्टेंस एट नॉन कंसंट्रेशन, उसी का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे मिल जाएगा? ऐसे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, तो मुझे क्या चाहिए? HA का। A इसके पास है, H इसके पास है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ दिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं कोई बच्चा, कोई बच्चा डरेगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये देखो, इसको और इसको जोड़ा तो ये और ये जुड़ गए। अच्छा, Cl आ गया, Na आ गया, इससे माइनस कर दिया 126.4 से। अब ऊपर वाले की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो देखो ऊपर वाले की वैल्यू ऐसे निकली, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HA इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M। किसी नॉन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, और वो नॉन कंसंट्रेशन क्या है? ये कापा की वैल्यू कितनी दी है? 5 इंटू 10 की पावर -5। M की वैल्यू कितनी दी है? 0.01 और ये 10 की पावर 1000। तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.01। 0.01 लगाओगे तो 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई 5। अब आप डिवाइड करो, देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो मैं सॉल्व कर दूं, देखो 100 से 100 चला गया 26, और ये भी लगभग 26 लिखा है और ये भी लगभग 26 है, तो ऊपर कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। तो 5 डिवाइडेड बाई 400, लगभग 5 डिवाइडेड बाई 400, तो ये अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो लगभग आएगी 0.0125। एक मिनट, 0.0125 आ रही है क्या? हाँ 0.0125 आ रही है। ये देखो परसेंटेज में निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरा एक जीरो ज्यादा आ रहा है यार, यहां पे एक जीरो कम लगा है क्या? चेक करना बच्चों, यहां पे एक जीरो कम लगा है क्या? अच्छा, यहां पे कंसंट्रेशन गलत लिख दिया है, बहुत सही। एक बच्चे ने बताया सर आपने कंसंट्रेशन गलत लिखा है। हाँ सही है, सही है, सही है, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो अब जो है ये आएगा, ये देखो, और परसेंटेज में कितना आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा 12.5, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, अब ये इसका टफेस्ट फॉर्म है, ये इसका टफ फॉर्म है। क्यों? दोनों में किसी की वैल्यू नहीं दी है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ी है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, मगर ये क्वेश्चन आपके यहां आ सकता है जब पेपर टफ बनेगा या क्वेश्चन टफ किया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट HA भी नहीं दिया है ना, डायरेक्ट HA का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन दिया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HA का मोलर कंडक्टेंस इससे निकाल लिया,
किसी नॉन कंसंट्रेशन पर HA का मोलर कंडक्टेंस इस फार्मूले से निकाल लिया, क्योंकि नॉन कंसंट्रेशन पे कापा दिया है और कंसंट्रेशन भी दिया है, तो मोलर कंडक्टेंस आ गया, रख दिया, आंसर आ गया। अब कंडक्टेंस वाला सारा पोर्शन करा दिया है। अब आप लोग जाओ आराम से फिजिक्स पढ़ो, मैं CSD लिख दूंगा, ठीक है, मैं आराम से CSD लिख दूंगा, मैं आपको CSD लिख दूंगा, आप लोगों की छुट्टी, आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। और यदि कोई बैठे तो बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जाना चाहे तो जाए। आज शाम को 5 बजे मैं मिलूंगा, शाम को 5 बजे GOC की क्लास है, सभी बच्चे ऑन टाइम रहिएगा। 5 बजे GOC की क्लास है, सभी बच्चे ऑन टाइम रहिएगा। हाँ, क्या अल्फा बिल्कुल हो सकता है, इक्विवेलेंट के टर्म में भी हो सकता है, मैंने फार्मूले में इक्विवेलेंट भी तो लिखा है, अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन के रेशियो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे GOC पढ़ाऊंगा शाम को 5 बजे लाइव। बुक के क्वेश्चन कल करते हैं, हाँ, बुक के क्वेश्चन को मैं टिक करा दूंगा कल मैं टिक भी करा दूंगा, और जो क्वेश्चन आपको बुक के नहीं आए हैं वो करा भी दूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो करा दूंगा और टिक भी करा दूंगा, ठीक है। बाय 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 बाय, चलो बाय। मैं जब इसको लेक्चर नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें CSD लिखे होंगे, परेशान ना होइए।